हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन। अच्छा जी, डार्क रिएक्शन क्या है? तो इसके लिए मुझे आप लोग को पिछले लेक्चर्स की थोड़ी सी समरी देनी होगी। देखो, हमने स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, जिसमें हमारे पास दो स्टेप्स थे। फोटोसिंथेसिस जो है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास है वो है लाइट रिएक्शन और नंबर सेकंड स्टेप जो है वो है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन असल में फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट स्टेप में हमने पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन पढ़ी। लाइट रिएक्शन में क्या होता था कि हमारे पास जो है सीधा से डायरेक्टली लाइट आता था, आप लोगों ने देखा था। फिर क्लोरोफिल ए से जो है उसने क्या किया था, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे थे और वो फिर जो है एक नॉन साइक्लिक पाथवे के जरिए ट्रेवल करके एटीपी और एनएडीपीएच जनरेट कर रहा था। दूसरा हमने देखा था कि जब फोटो सिस्टम 2 जो है वो ब्लॉक हो चुका था तो हमारे पास साइक्लिक लाइट रिएक्शन जो है वो ट्रेवल कर रहा था और उसमें भी हमारे पास ये चीजें बन रही थी। तो दरअसल हमारे पास जो है लाइट रिएक्शन जो है उसमें या तो नॉन साइक्लिक या साइक्लिक, इन दो तरीकों से होता था और हमारे पास फाइनली एटीपी और एनएडीपीएच जनरेट हो रही थी। आप लोग को मैंने दिखाई थी कि साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स और एफ के दरमियान जो है एटीपी बन रहे थे और फाइनली जो है रिडॉक्स रिएक्शन था उसमें एनएडीपीएच बन रहा था। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स है एटीपी और एनएडीपीएच, ये दोनों जो है ये हमें किस रिएक्शन में चाहिए? ये डार्क रिएक्शन के लिए एज अ फ्यूल काम करते हैं। डार्क रिएक्शन तब तक जो है रन नहीं कर सकता, डार्क रिएक्शन तब तक हमारे पास पॉसिबल नहीं होता जब तक कि ये दोनों हमारे पास प्रेजेंट ना हो। तो आप लोग क्या कहेंगे कि एटीपी और एनएडीपीएच आर लाइक द फ्यूल फॉर डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के लिए, डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए, डार्क रिएक्शन प्रोग्रेस होने के लिए हमारे पास लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है। तो आप लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन लाइट रिएक्शन। अच्छा जी, इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है, डार्क, वो लाइट पर डिपेंड करता है बट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उस पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा जी, इन द अदर वर्ड्स आप लोग कह सकते हैं कि हमारे लिए जो है लाइट रिएक्शन में जिस तरह लाइट आकर दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा था क्लोरोफिल से और वो फिर ट्रेवल, तो यहां पर हमारे पास डायरेक्टली लाइट रिएक्शन के लिए लाइट का, सनलाइट का होना जरूरी था। जबकि डार्क रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि लाइट आएगा और फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डार्क रिएक्शन के लिए डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली चूंकि ये लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है तो हम कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन डिपेंड अपॉन लाइट बट इनडायरेक्टली, क्योंकि लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है तो इसीलिए। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वो है डार्क रिएक्शन, सेकंड स्टेप है दिस वन। और ये दोनों जो है एटीपी एंड एनएडीपीएच व्हिच आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कौन से हैं? एटीपी और एनएडीपीएच। और अब आप लोग देखेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास डार्क रिएक्शन को रन करेंगे, डार्क रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है लाइट पर डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली। अब आप लोग देखें तो मैंने लिखा है कि हमारे पास डार्क रिएक्शन जो है नो डायरेक्ट लाइट रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई डायरेक्टली ऐसी लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती कि लाइट आएगी और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्टली लाइट की जरूरत नहीं होगी इसके लिए, बट हाँ इनडायरेक्टली जो है लाइट रिएक्शन पर चूंकि डिपेंड करता है तो हम कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि डार्क रिएक्शन जो है ये किस टाइम में होता है, डे टाइम या नाइट टाइम? तो ये मे भी डे टाइम भी हो सकता है, क्योंकि देखो हमारे पास जो है व्हाट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन असल में क्या है? इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखें, इट इज द सेकंड स्टेप, मैंने आप लोग को बता दिया ना कि इट इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किस टाइम होता है? मोस्टली फोटोसिंथेसिस मोस्टली डे टाइम होता है। तो डार्क रिएक्शन जो है ये भी डे टाइम ही होता है, बिकॉज डार्क रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन इज द सेकंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चूंकि डे टाइम होता है तो डार्क रिएक्शन भी तो फोटोसिंथेसिस ही है, तो इसलिए डे टाइम आप लोग कहें, सही है। तो असल जो है इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहा गया है ताकि ये दोनों जो है एक दूसरे से हम डिफरेंशिएट कर सके कि यहां पर जो है ये लाइट रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करता था, लाइट आकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा था, जबकि ये वाला जो है डार्क रिएक्शन ये पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, बट इट डज नॉट डायरेक्टली जो है लाइट पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा जी, तो असल जो इसका सही नाम है तो आप लोग इसको केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। केल्विन साइकिल इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था ये साइकिल। अच्छा जी,
तो अब हमारे पास ये भी कंफर्म हो गया कि डार्क रिएक्शन जो है डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं करता, पर हाँ इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। दूसरी बात ये हो गई कि टाइम का भी मसला हल हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस का स्टेप है तो इसीलिए डे टाइम ही होता है। अब जो है हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। असल में ये 3 स्टेप्स आप लोग को समझाने हैं कि कार्बन फिक्सेशन हम पढ़ेंगे, कार्बन कैसे फिक्स होगा इन ग्लूकोज। मैंने आप लोग को बता दिया था ना कि ये जो CO2 फिक्स होता है, CO2 जो फिक्स हो रहा था C6H12O6 में, वो कैसे फिक्स होता है, तो ये फिक्सेशन आप लोग देखेंगे। फिर एक स्टेप आएगा रिडक्शन और फाइनली जो है रीजनरेशन होगा। तो ये 3 स्टेप्स जो है असल मैकेनिज्म क्या है डार्क रिएक्शन का, वो ये 3 स्टेप्स हैं, आप लोग को ये समझाने हैं। अच्छा जी, अब डार्क रिएक्शन का अगर कोई पूछेगा कि लोकेशन कौन सी है तो आप लोगों ने क्या बताना है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा मैंने पिछले लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट में बहुत डिटेल से आप लोग को पढ़ा दिया था कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा क्या था, ये जिस तरह मैंने आप लोग को एक क्लोरोप्लास्ट ड्रा किया था, क्लोरोप्लास्ट में इसी पूरी की पूरी जो स्पेस थी इसमें जो इसको स्ट्रोमा कहते हैं, और जो बिल्डिंग्स किस्म के थे इस तरह मैंने ड्रा किए थे उसको ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन और ये जो बाकी स्पेस थी तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा था, स्पेस में डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में चूंकि बहुत ज्यादा एंजाइम्स RUBP ये सारी चीजें होती है, वहां पर डार्क रिएक्शन होता है। सो हम आ जाते हैं हमारे पास अपने उसकी तरफ, मैकेनिज्म की तरफ, कार्बन फिक्सेशन की तरफ, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। अच्छा जी, हमारे पास जो है डार्क रिएक्शन की मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, वो है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब क्या है, देखो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस ऐसे ही लिखा था कि CO2 प्लस H2O दोनों रॉ मटेरियल है और फिर वो ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑक्सीजन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कैसे, हाउ इट बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज, ये कैसे ग्लूकोज का एक पार्ट बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यहां पर फिक्स होगा, ये कार्बन जो है, ये कार्बन, अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है, ये देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसे हमारे पास ग्लूकोज में फिट होगा, तो इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। और इसमें चूंकि बहुत ज्यादा स्टेप्स है, आप लोग देख लेंगे, आज हम एक स्टेप पढ़ रहे हैं, वो है हमारे पास कार्बन फिक्सेशन का, कि कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज। अब आप लोग देखें कार्बन फिक्सेशन की तो आप लोग को समझ आ गई कि व्हाट इज कार्बन फिक्सेशन। अब ये देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कहां पर आ गया, ये आप लोग देख रहे हैं, ये पूरी का पूरा स्ट्रोमा है, ये आप लोग का ग्रेना है, और ये मैंने क्लोरोप्लास्ट ड्रा किया हुआ है। प्रोसेस डार्क रिएक्शन कहां पर होता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, जो स्पेस है, इससे स्ट्रोमा भी आता है, इससे स्पेस भी आता है। यहां पर बहुत ज्यादा एंजाइम्स चूंकि प्रेजेंट होते हैं, आप लोग देख लेंगे। अभी देखो हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर कुदरती तौर पर क्या होता है, RUBP ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट इसका नाम है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड तो हमारे पास स्ट्रोमा के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है ना, और बाहर से कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड जिसके पास 1 कार्बन है। इन दोनों ने रिएक्शन किया तो अब 1 का और 5 तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन की सूरत में एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये ऐसे ही बनता है या फिर यहाँ पर कोई एंजाइम भी एक्ट करेगा, तो यहाँ पर एक एंजाइम का जो है वो भी एक्ट करता है। इन दोनों को ये रिएक्शन के लिए उसका होना बहुत लाजमी है और उसका नाम है रोबेस्को। क्या नाम है उसका, रोबेस्को। अच्छा जी, तो देखें हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, RUBP प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा के साथ रिएक्ट किया, ये एक 1 कार्बन कंपाउंड था, ये एक कार्बन कंपाउंड था। रोबेस्को की मदद से, रोबेस्को एक एंजाइम है, उसकी मदद से जो है हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये इतना अनस्टेबल है कि नाम रखने से पहले ही ये मर गया मतलब ये जो है सीधा से 6 कार्बन कंपाउंड था, इसके साथ 6 कार्बन थे, इस तरह देखो 6 कार्बन थे, और इस जो है सीधा स्प्लिट हो गया 3 कार्बन कंपाउंड में। ये देखें 3 कार्बन कंपाउंड एंड 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसका कुछ खास नाम नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और सीधा से ही ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ही ये बन जाता है तो सीधा ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड और 3 कार्बन कंपाउंड 2 में जो है डिवाइड हो चुका है। 6 कार्बन देना इसके पास कंपाउंड के पास, तो इसीलिए ये 2 जो है इससे ये बन सकते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। सही है, अगर एक बंदे के पास 6 रुपए है ना तो अब 2 बंदों को हम 3 दे सकते हैं। और इस 3 कार्बन कंपाउंड का जो नाम है वो है PGA मतलब पास्पोग्लाइसरेट। ये क्या है, ये पास्पोग्लाइसरेट। तो अब हमारे पास जो है पास्पोग्लाइसरेट या PGA के 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं।
अच्छा जी, अब आप लोग देखें तो मैं यहाँ पर आप लोग को क्या शो कर रहा हूँ कि कार्बन जो है, कार्बन अब वो किस चीज का पार्ट बन चुका है। कार्बन जो है हमारे पास फाइनली पीजीए का पार्ट बन चुका है। देखो पीजीए क्या है, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड और ये भी एक 3 कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन इज नाउ अ पार्ट ऑफ पीजीए। देखो CO2 का जो कार्बन था ना, अब वो पीजीए के अंदर दाखिल हो चुका है। अब पीजीए क्या है, पीजीए हम अच्छा जी, हम पीजीए को इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं, इसको हम क्यों फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, क्योंकि यही पीजीए है, यही पीजीए आगे जाकर हमारे पास C6H12O6 हमारे पास जो ग्लूकोज है उसको बनाएगा। कौन हमारे पास ग्लूकोज को बनाएगा, पीजीए। इसीलिए पीजीए इज द फर्स्ट स्टेबल एंड आइडेंटिफाइड कंपाउंड जो कि फाइनली लीड करता है ग्लूकोज को, जो हमारा असल मकसद है फोटोसिंथेसिस की कंप्लीशन का। अच्छा जी, अब रोबेस्को के बारे में आप लोग एक बात याद रख के जो ये प्रोसेस रन कर रहा है, रोबेस्को जो है ये एक एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये जो है दुनिया में क्या होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ये तस्वूर किया जाता है। क्यों ये इतना ज्यादा एबंडेंट है, देखो आप लोग के पास कितने ज्यादा प्लांट्स है, इतनी ज्यादा स्पीशीज है, सब में जो है आप लोग के पास फोटोसिंथेसिस होता है, और वो फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सा प्रोटीन रन कर रहा होता है, दिस इज प्रोटीन कॉल्ड रोबेस्को। तो इसीलिए रोबेस्को जो है उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि प्लांट ज्यादा है और ये सब में जो फोटोसिंथेसिस होता है कौन रन कर रहा होता है, रोबेस्को। सो दिस इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन नेचर। और पीजीए इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले आप लोगों ने, हमने जितना भी प्रोसेस पढ़ा, हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास नहीं था। वो क्या है, नंबर फर्स्ट वो है पीजीए। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में जो है हम आगे जाते हैं।